दोस्तों एसयूवी सेगमेंट इस वक्त भारत के जितने भी कार के सेगमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हॉट सेगमेंट है। और आप चाहे हैचबैक्स की बात करें या फिर आप सेडान्स की बात करें, ज़्यादातर कस्टमर्स एसयूवी की ओर देखने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कंफर्ट ज़्यादा मिल जाता है, ख़राब रास्तों पर आपकी गाड़ी ज़्यादा आराम से चलती है और इंडियन कंडीशंस के लिहाज से एक एसयूवी जो है ये ज़्यादा सूटेबल कार बन के उभर के सामने आया है। और यही कारण है कि आप अक्रॉस सेगमेंट्स देख लें, सब 4 मीटर एसयूवीज़ हों या फिर जो ज़्यादा बड़े एसयूवीज़ हैं, चाहे आप क्रेटा या सेल्टॉस की बात करें या फिर हैरियर या हेक्टर की बात करें, हर जगह एसयूवीज़ का ही बोलबाला है। और इसी सारे इक्वेशन में हर कार कंपनी अपने अपने एसयूवीज़ के नए मॉडल लेकर के आ रही है। अब इस सारी गहमा गहमी के बीच में अगर आप स्कोडा की बात करें तो स्कोडा हमेशा से ही एक बड़ा प्रीमियम कार मेकर रहा है, जहां पर आपको सेगमेंट लीडिंग फीचर्स मिलते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलता है और कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आपको दूसरे कार मॉडल्स में या दूसरे सेगमेंट्स में नहीं मिलती हैं। आप इनकी गाड़ियों की बात करें तो अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो स्कोडा ऑक्टेविया जब यहाँ आई थी, उसके बाद जब सुपर्ब यहाँ पे आई, आप चाहे फाबिया की बात कर लें, वो भी एक स्टैंड आउट कार थी, या फिर आप जो नई सुपर्ब है उसकी बात कर लें, इनकी गाड़ियाँ हमेशा ही स्टैंड आउट रही थी। जो यहाँ पर बिका करता था कुछ वक्त तक, जिसका BS6 वर्जन अभी तक नहीं आया है, BS6 2021 में आएगा, वो फ़िलहाल डिसकंटिन्यूड है, वो भी एक स्टैंड आउट कार थी, अपने सेगमेंट में एक विशेष तरह की गाड़ी थी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकलिटी, बहुत सारे फीचर्स। और यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं यह है स्कोडा कारोक, जिसे कि आप एक तरह से स्कोडा कॉडियक का 5 सीटर छोटा सिबलिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी की पोजीशनिंग क्या है, कहाँ पर ये गाड़ी स्टैंड करती है अलग अलग सेगमेंट से अगर आप इसे कंपेयर करें तो ये जो गाड़ी है ये क्रेटा या फिर सेल्टॉस के मुकाबले की नहीं है, ये ज़रा ज़्यादा बड़ी है। अगर आप इसका व्हील बेस देखेंगे तो ये क्रेटा सेल्टॉस से लगभग 18 mm ज़्यादा लंबी है व्हील बेस के मामले में, इसकी लेंथ 80 mm ज़्यादा है और इसकी विड्थ भी लगभग 50 mm ज़्यादा है। इसकी हाइट ज़रा क्रेटा और सेल्टॉस से कम है, लेकिन ये ओवरऑल ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ फीचर्स हैं ये भी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर इंजन भी जो है ये ज़रा ज़्यादा पावरफुल है और उसके अलावा यहाँ पर अंदर जो ट्रांसमिशन है, मैं आपको जब इसका इंटीरियर दिखाऊंगा तो एक ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है। तो आज हम लोग जानेंगे सब कुछ स्कोडा कारोक के बारे में और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में वो सब कुछ बताऊँगा जो शायद आपको कहीं और देखने के लिए ना मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्स को पूरी डिटेल में रिव्यू करें और अगर आपको हर गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना है तो मोटोराइड्स आपके लिए एक अकेला स्टॉप बन सकता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है THECHHANGANI दछंगानी। तो हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं और ये गाड़ी आपको स्कोडा कोडियक की याद दिलाएगी, काफ़ी रिजेम्बलेंस है यहाँ पर। और जो स्कोडा का बड़ा ही फेमिलियर ग्रिल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपको क्रोम नहीं मिलते हैं, लेकिन चारों तरफ ये क्रोम लाइनिंग मिलेगी। जो बॉनेट है यहाँ पर ये सॉलिड एक पावर बल्ज आपको बीच में नज़र आएगा और बड़ी हैंडसम स्ट्रेट कट लाइंस हैं, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं विद प्रोजेक्टर सेटअप और नीचे आपको अगर आप फॉग लैम्प भी देखेंगे तो फॉग लैम्प भी आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन भी मिलता है और ये जो एक आई लैश ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये इसे काफ़ी विशेष बनाता है। यहाँ पर आपको DRL भी मिलते हैं और एक जो प्रीमियम फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा जो काफ़ी सारी गाड़ियों में नहीं मिलता है वो है ये फ्लश फिटिंग वॉशर, जो कि जब आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो जो गंदा कचरा यहाँ इकट्ठा हो जाता है और जो आपकी विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है रात में, उसे क्लियर कर देता है और आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी बरकरार रहती है। तो ये इसका जो फेस है काफ़ी मस्कुलर है, फिर भी काफ़ी हैंडसम लगता है। और यहाँ पर नीचे जो एयर डैम है ये भी 2 लेयर्स में आपको नज़र आएगा, ये एक पार्ट है और नीचे आपको एक और इसका दूसरा पार्ट नज़र आएगा। यहाँ पर ये एक वेंट है और ये यहाँ पर एयर फ्लो को मैनेज करके कुछ हद तक गाड़ी के अंदर जो टायर नॉइस आती है उसे रिड्यूस करने में मदद करता है। ऊपर की तरह यहाँ पर भी आपको ये आई लैशेस नज़र आएंगे और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही स्लीक आपको यहाँ पर ये फ्रंट फाशिया नज़र आएगा, बहुत ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पर आपको ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर्स भी मिलेंगे। सामने आपको यहाँ पर ये फ्रंट सेंसर्स भी नज़र आएंगे और ये सेंसर जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा अनुमान देते हैं कि गाड़ी के आसपास क्या है। सेंसर्स होना एक बात है और अंदर उसे रिप्रेजेंट करना एक दूसरी बात है। तो ये जो गाड़ी है ये आपको बहुत अच्छे से दिखाती है कि आपकी गाड़ी के आसपास क्या चल रहा है। अब यहाँ से अगर इसे साइड से आप देखेंगे तो 17 इंच के बड़े व्हील्स आपको मिलते हैं और ये ग्रे और क्रोम 2 टोन ट्रीटमेंट लिए हुए हैं। यहाँ पर 215 सेक्शन का आपको
काफ़ी वाइड टायर मिलता है जिससे कि ग्रिप इस गाड़ी की अच्छी रहे, और इसकी हैंडलिंग भी इसकी एक हाईलाइट है, उसके बारे में कुछ देर में बात करेंगे। ORVM जो है यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स नज़र आएंगे, और जो ग्रीन हाउस एरिया है यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग नज़र आएगी क्योंकि एक बड़ी ही प्रीमियम गाड़ी है। पीछे आपको ये बड़ा क्वार्टर ग्लास भी मिलता है जिससे कि अंदर रोशनी और ज़्यादा अच्छे से आए, आपको बड़ा एयरी एहसास हो। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर 200 mm है, ख़राब रास्तों पर ये गाड़ी बड़े आराम से चलती है। और ये जो साइड वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको ये अंडर क्लैडिंग मिलेगी जो कि गाड़ी को पूरा अंदर तक कवर करती है। अगर आप गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो आपकी ड्रेस ख़राब ना हो, इसके लिए ये जो क्लैडिंग है ये पूरी नीचे तक जाती है। लेकिन इस गाड़ी के चारों तरफ आपको क्लैडिंग नहीं मिलेगी, जैसे कि ये व्हील आर्चेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अंडर क्लैडिंग नहीं दी गई है। 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक है यहाँ पर, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आपकी जेब में चाबी है तो आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अंदर घुस सकते हैं। ऊपर ये सैटिन सिल्वर रूफ रेल्स और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा खूबसूरत पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। शार्क फिन एंटेना आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, और जो कि आजकल आप नई स्कोडा कार्स में देखते हैं, ये स्कोडा की लेटरिंग आपको नज़र आएगी पीछे टेल गेट के ऊपर। साथ ही रेयर सेंसर्स, और ये यहाँ पर आपको कैमरा दिखेगा, रेयर वॉश एंड वाइप विद डिफॉगर। ये हाई माउंट स्टॉप लैंप जो ब्रेक लैंप है ये भी LED है, और यहाँ पर ये जो आप टेल लैंप्स देख रहे हैं ये भी बहुत ही शार्पली स्टाइल्ड हैं, ये LEDs हैं। और ये जो इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न आप देख रहे हैं, ये स्कैंडिनेवियन शेक ग्लास मेकिंग का जो आर्ट है उसे रिप्रेजेंट करता है। ये शार्ड्स जो हैं उस आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखेंगे तो ब्लिंकर्स और रिवर्स लाइट जो हैं ये बल्ब्स हैं, ये LED नहीं है। यहाँ पे आपको पावर्ड टेल गेट नहीं मिलता है, ये एक ऐसा फीचर है जो यहाँ पर हो सकता था। लेकिन अगर आप बूट की बात करें तो काफ़ी बड़ा बूट मिलता है। यहाँ पर आपको 521 लीटर्स का ये मैसिव बूट स्पेस मिलता है जो कि एक फैमिली के बड़े हॉलीडे पे जाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा 60-40 स्प्लिट सामने वाली सीट्स हैं, और उन्हें गिरा करके आप इस तरह से और ज़्यादा स्पेस बना सकते हैं। ये लेवर्स यहाँ पर आपको बहुत ईजिली इन सीट्स को गिराने की अनुमति देते हैं, और ये गिर जाने के बाद में 1630 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। और चूंकि एक स्कोडा है तो यहाँ पर कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, क्लेवर टचेस आपको मिलेंगे। पहले भी आपने बहुत सारी गाड़ियों में ये मैग्नेटिक लैंप देखा होगा, जिसे कि आप बूट की बत्ती के साथ साथ बाहर कुछ रिपेयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जैसा आप देख रहे हैं हुक्स आपको मिलेंगे, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट यहाँ पर आपको नज़र आएगा, और साथ ही ये जो आप यहाँ पर एक पीस देख रहे हैं इससे आप कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं। इस तरह से नीचे वेलक्रो है, तो आप कोई अगर ऐसा सामान है जिसे आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन में रखना है तो उसके लिए इस तरह से कंपार्टमेंट्स बना सकते हैं ताकि वो सामान जो है वो ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं। यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रैप्स भी हैं, और ये एक अलग कंपार्टमेंट है, इधर भी आपको एक और छोटा कंपार्टमेंट नज़र आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस बूट को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाती हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 215 सेक्शन का 16 इंच व्हील मिलेगा। फुल साइज्ड व्हील यहाँ पर 17 इंच अलॉय नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो टायर है ये प्रॉपर विड्थ का है, 215 सेक्शन का टायर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो एक टिपिकल स्कोडा बड़ी ही क्लासिक लुकिंग गाड़ी है, और जो नई कारें आ रही हैं वहाँ पर आपको ज़रा ज़्यादा फंकीनेस मिलता है, लेकिन ये जो है काफ़ी स्ट्रेट कट, बहुत ही हैंडसम, एक प्योरिस्ट को पसंद आने वाली SUV स्टाइल लिए हुए गाड़ी है। चलिए अंदर चल के देखते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अंदर जो क्वालिटी है बड़ी ही बेहतरीन है। ये फ्लिप आउट की है यहाँ पर, लेकिन इसे आपको फ्लिप आउट करना नहीं पड़ेगा, ना इसे जेब से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि चाबी आपकी जेब में है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के साथ साथ बूट रिलीज़ का बटन भी मिलता है, और चाबी जेब में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डोर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। और डोर खोलने के बाद यहाँ पर आपको ये एक रिफ्लेक्टर नज़र आएगा, ताकि अगर कभी आपका डोर खुला है तो उस तरफ से आने वाली गाड़ियों को मालूम पड़े कि यहाँ पर एक डोर जो है ओपन है। डोर पैनल का ऊपर वाला पार्ट सॉफ्ट टू टच है, और ये जो पार्ट है ये हार्ड है लेकिन स्क्रैच प्रूफ है। ब्रश्ड ग्रे इंसर्ट्स आपको मिलेंगे, क्रोम डोर पुल्स, और मिरर जो है ऑटो फोल्डिंग है, इलेक्ट्रिक है। सारे ही विंडोज़ 1 टच अप और डाउन है। यहाँ पर 1 लीटर वाटर बॉटल बड़े आराम से आ जाएगी, और साथ ही एक छोटा वेस्ट बिन भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर ये एक इलास्टिक है जिसे आप कुछ पेपर्स या फिर कोई न्यूज़पेपर होल्ड करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। नीचे आपको स्कोडा का प्रोजेक्शन भी मिलता है, और ये यहाँ पर कैरोक की सिल्वर स्क्रफ प्लेट्स। अब आ जाते हैं हम लोग सीट पर। सीट हाइट आइडियल है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसके SUV होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो अंदर घुसना आसान है।
और सीट्स बेहद लाजवाब, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ पर आपको 12 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि लंबार सपोर्ट के लिए भी एडजस्टेबल हैं, और आपको 3 वे मेमोरी भी मिलती है। लेकिन पैसेंजर साइड सीट जो है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, और यहाँ पे आपको एक छोटा कंपार्टमेंट मिलता है। अंदर से वेलवेटी फील है, यहाँ पर कॉइन्स या कुछ अगर आपको सामान रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। लाइट एडजस्टमेंट, और पेडल्स जो हैं यहाँ पर स्टील पेडल्स विद रबर ग्रिप्स विद अ डेड पेडल। अब ये सीट्स का भी डिज़ाइन आप देखिए, क्या शानदार डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, और ये जो हेडरेस्ट है इसे आप देखिए ज़रा, ये किस तरह से जो बैक सपोर्ट है इसके अंदर फ्लश फिट होता है और एक अलग ही किस्म का लुक देता है इंटीरियर को। तो ये जो सीट है इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, इसकी बोल्स्टरिंग बहुत ही शानदार है, और ये सीट जो है ये मेरे ख्याल से इस सेगमेंट तक जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। काफ़ी वाइड है, आप में से वो लोग भी जो कि बहुत हैवीली बिल्ट हैं उन्हें भी ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल लगेंगी, और यहाँ पर थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब इन सीट्स को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको आगे भी यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स मिलती हैं, तो ये अगर आपको बच्चों की कोई सीट यहाँ पर लगानी तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये जो सीट्स हैं इनके लिए एक स्पेशल मेंशन करना ज़रूरी है, ये बहुत ही कंफर्टेबल और बड़ी ही लाजवाब सीट्स हैं। डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, ये पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टू टच मटेरियल का बना हुआ है। ये लोअर पार्ट भी सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, लेकिन नीचे का जो ये पार्ट है ये ज़रा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये भी बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं 9 एयरबैग्स, 2 फ्रंट एयरबैग्स, 2 साइड एयरबैग्स, 2 साइड एयरबैग्स पीछे वाले पैसेंजर के लिए, 2 कर्टन एयरबैग्स और एक ड्राइवर साइड नी एयरबैग भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 3rd जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, और ये बड़ा ही शानदार वेलवेट टच वाला एक ग्लव बॉक्स है जहाँ पर आपको कूलिंग भी मिलती है, और साथ ही आपको 2 SD कार्ड स्लॉट्स भी मिलते हैं। सैटिन सिल्वर इंसर्ट है यहाँ पर एक प्रीमियम टच के लिए, और एडमंड्स इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये 8 इंच स्क्रीन है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कॉम्पैटिबल है। साथ ही यहाँ पर स्मार्ट लिंक भी आपको मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर आपको बेहद ज़बरदस्त मिलती है। 8 स्पीकर सिस्टम है यहाँ पर, और अगर आप एक ऑडियो फाइल भी हैं तो भी ये गाड़ी का जो ऑडियो सिस्टम है ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। एक ख़ास चीज़ यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ये स्टोरेज स्पेस भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से फिनिश्ड है, और ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर कुछ सेलफोन्स और 1-2 वॉलेट्स बड़े आराम से आ सकते हैं, और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आप ट्रैवल करते हैं हाईवे पर तो कुछ चीज़ें जैसे कि टोल टिकट्स हैं या फिर कोई छोटा मोटा सामान है उसे रखने के लिए आपको बड़ी कन्वीनियंट सी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, और ये वो काम बखूबी करता है। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो ये एक ओमिशन ज़रूर है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बड़ा ही खूबसूरत वर्चुअल कॉकपिट मिलता है। ऑल डिजिटल डिस्प्ले है, और इसके व्यूज़ भी जो हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसका व्यू भी चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट में आपको यहाँ पर इंजन टेम्परेचर मिलेगा, राइट में आपको यहाँ पर फ्यूल गेज मिलेगी, और आपको जो भी व्यू अच्छा लगे वो आप देख सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से जो फोक्सवैगन का वर्चुअल कॉकपिट है उससे ज़्यादा बेहतर लगा मुझे यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ से आप वर्चुअल कॉकपिट को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर क्या देखना है। ये जो व्यूज़ हैं ये देखिए, यहाँ पर मैं अगर इस व्यू को चेंज करता हूँ तो वहाँ पर ये व्यू जो है चेंज हो जाएगी। तो इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं काफ़ी हद तक, और ये जो सारे कंट्रोल्स हैं इन्हें यूज़ करके आप ये आपका जो वर्चुअल कॉकपिट है इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पर हैंडल आप देख रहे हैं, ख़राब रास्तों पर चूँकि एक SUV है तो पैसेंजर्स को पकड़ने में मदद करता है। और ये यहाँ पर आप जो स्पेस देख रहे हैं ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप अपना वॉलेट या सेलफोन डाल सकते हैं, और उसके साथ ही इसे आप चाहें तो पूरी तरह से निकाल दें तो ये जो कप होल्डर्स का स्पेस है ये यहाँ से हट जाएगा और आपको ये ओपन स्पेस मिल जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। ये आर्मरेस्ट जो है ये लेदर रैप्ड है, और ये स्लाइडिंग होने के साथ साथ हाइट एडजस्टेबल भी है। ये देखिए इस तरह से आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और स्पेसेस हैं आपके पास। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 सेलफोन्स डाल रखे हैं, और ये रबराइज्ड एरिया है। 12 वोल्ट पावर सॉकेट, एक USB सॉकेट, और साथ ही ये एक स्लाइडिंग कवर है जो कि पियानो ब्लैक में फिनिश्ड है, और यहाँ पर आपको क्रोम हाइलाइट्स भी मिलते हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, और ये जब बंद हो जाता है तो काफ़ी प्रीमियम लुक इस एरिया को प्रदान करता है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है,
और ये ऑटो होल्ड फंक्शन के लिए बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे। और अगर आप गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं तो यहाँ पर आपको ये कैमरा नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा या कोई बहुत एडवांस्ड व्यूज़ नहीं मिलते हैं, एक नॉर्मल कैमरा है। और ये एक और ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हो सकती थी, एक छोटी मिसिंग फीचर है। इस तरह की महंगी गाड़ी में अगर 360 डिग्री कैमरा होता तो और अच्छा होता। इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये 10 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिलती है और ये इस गाड़ी की प्रीमियम अपील को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। रात में बड़ी खूबसूरत लगती है और अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा अनुभव अंदर कैबिन के अंदर प्रदान करती है। अब यहाँ पर अगर आप इस हेडलाइनर को देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में फिनिश्ड है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही प्रीमियम जर्मन गाड़ी चला रहे हैं। और ये पैनोरामिक सनरूफ जो है ये आखिरी तक जाती है, बहुत ही बड़ी सनरूफ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। ख़ास तौर पे इस ब्लैक हेडलाइनर के साथ ये बड़ा ही प्रीमियम लुक आपको देती है। तो ये भी इस गाड़ी की खासियत है। यहाँ पर आपको ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और इसे आप इस तरह से वन टच बटन्स के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ और बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से आप एसी ऑफ कर सकते हैं। एयर फ्लो कंट्रोल यहाँ से होता है, डोर लॉक अनलॉक, हज़ार्ड लाइट्स, एयर रिसर्कुलेशन और ये एयर फ्लो कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। Hyundai ने इस सेगमेंट में गेम ज़रा बढ़ा दिया है और वहाँ पर कीमत कम होने के बावजूद आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। इनफैक्ट अगर आप सेल्टॉस के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है जो यहाँ पर नहीं है। अब मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आपको कीमत काफ़ी ज़्यादा देनी होती है। आपको 25 लाख रुपीज़ देने होते हैं जो टॉप ऑफ द लाइन सेल्टॉस और क्रेटा से लगभग 8-9 लाख रुपया ज़्यादा है। तो ये सारे फीचर्स मेंशन करना बनता है क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इन सब चीज़ों के साथ एक और अगर मैं फ़ीचर बताना चाहूँ तो आजकल जो Hyundai के अंदर या फिर MG के अंदर आपको कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिलती हैं जहाँ पर आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर वॉइस कंट्रोल करके आप बहुत सारे फंक्शंस जो हैं गाड़ी के यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जियो फेंसिंग मिलती है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। तो ये बड़ी सॉलिड और बड़ी प्रीमियम गाड़ी है। यहाँ पर जो कैबिन की क्वालिटी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप सच पूछें तो इस कैबिन की जो क्वालिटी है, ये जो मटेरियल्स हैं, जिस तरह से फिनिश्ड है, एक जो नेचुरली प्रीमियम फील आता है वो यहाँ पर डेफिनेटली जिन गाड़ियों के मैंने नाम लिए उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। लेकिन जो फीचर्स मिसिंग हैं वो मिसिंग है और हमें ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर सॉलिड फील की बात करें, ये 9 एयरबैग जो है, यहाँ पर जो सेफ्टी है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक असिस्ट मिलता है, ABS मिलता है। इलेक्ट्रॉनिकली ये गाड़ी बहुत ही केपेबल है और यूरो एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है और साथ ही साथ आपको मिलता है iBuzz फटीग अलर्ट, यानी कि अगर गाड़ी चलाते वक्त आपको थकावट हो रही है तो गाड़ी आपको वार्न करेगी कि आपको रुक करके एक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए या फिर आराम करना चाहिए और आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो सेफ्टी की बात कर लीजिए, जो सॉलिड इक्विपमेंट वाकई में आपको चाहिए उन सब चीज़ों की बात कर लीजिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और जहाँ पे मैटर करता है वहाँ पर ये गाड़ी आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवाती है। ज़बरदस्त बड़ी कंफर्टेबल सीट है और अगर आप एक कंफर्टेबल ड्राइव की बात करें, एक प्रीमियम अपील की बात करें, तो ये डेफिनेटली कुछ नॉचेस ऊपर है जो दूसरी कम कीमत वाली गाड़ियाँ मैंने अभी मेंशन करी उनसे। ये देखिए, यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं विद लाइट और ड्राइवर साइड पर आपको टोल टिकट होल्डर मिलता है। इसके अलावा ऑटो डिमिंग इंटरनल रियर व्यू मिरर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा और ये दोनों तरफ आपको डोर हैंडल्स भी नज़र आएंगे। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कितना है और फीचर्स क्या क्या है। एंट्री एकदम आसान, बड़े डोर्स हैं और सीट हाइट जो है आइडियल है। किसी भी कद के इंसान के लिए अंदर घुसना बहुत आसान है। ऊपर अगर आप हेडरूम देखें तो यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ होने के बावजूद यहाँ पर हेडरूम अच्छा खासा है। 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच के भी अगर आप हैं तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और नी रूम भी जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे लिए ये सीट एडजस्ट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा खासा नी रूम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीट्स के नीचे भी AC वेंट्स हैं यहाँ पर, जहाँ से एयर फ्लो होता है। उसके अलावा एक डेडिकेटेड AC वेंट का सेट देके रखा है पीछे, लेकिन सीट के नीचे भी आपको AC वेंट्स नज़र आएंगे। और ये जो है यहाँ पर एक छोटा स्पेस देके रखा है, साथ ही एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पर देके रखा है और सीट बैक पॉकेट्स भी आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको एक बड़ा वाइड आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 बड़े और एक छोटा कप होल्डर है। काफ़ी वाइड है, लेदर रैप्ड है, कंफर्टेबल है और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवर है इसके द्वारा आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं।
एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं तीनों ही पैसेंजर्स के लिए, और साथ ही यहाँ पर एक प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है थर्ड पैसेंजर के लिए भी। तो सेफ्टी के लिहाज से हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं एक कोट हैंगर भी आपको मिलेगा और साथ ही एक कोट हुक मिलेगा। एक और हुक यहाँ पर है। हैंडल्स आपको यहाँ नज़र आएंगे। रीडिंग लाइट्स हैं दोनों ही पैसेंजर्स के लिए, और साथ ही पीछे जो डोर पैनल है यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस है एक बड़ी वाटर बॉटल के लिए। आगे की ही तरह यहाँ पर भी आपको ब्रश्ड ग्रे इंसर्ट्स मिलेंगे, क्रोम डोर पुल्स, लेकिन आगे की ही तरह यहाँ पर आपको सॉफ्ट टू टच मटेरियल नहीं मिलता है। देखने में वैसा ही लगता है लेकिन ये सॉफ्ट टू टच नहीं है। आगे वाला जो मटेरियल है वो सॉफ्ट टू टच है। ये जो पार्ट है ये ज़रूर यहाँ पर आपको सॉफ्ट टू टच दिया गया है क्योंकि ये एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट टू टच नहीं है। विड्थ अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ लोगों के अब्रेस्ट बैठने के लिए जगह है, लेकिन यहाँ पर ये जो हम्प है इसके कारण जो तीसरा पैसेंजर है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। अब ये कहने के बावजूद भी अगर आप ये बीच वाला पोर्शन देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लैट है। जो दोनों तरफ वाली सीट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉन्टोर्ड है, तो यहाँ पर आपको एक कुछ बकेट सीट्स वाली फीलिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर ज़रा रेज्ड है, उसके बावजूद काफ़ी फ्लैट है। तो अगर आप विड्थ की बात करें तो यहाँ पर बैठने के लिए ठीक ठाक स्पेस है, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके पास हेडरेस्ट और सीट बेल्ट है तो सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो स्पेस है ये दोनों तरफ वाले स्पेस जितना कंफर्टेबल नहीं है। तो मीडियम जर्नीज़ के लिए आप ये बीच वाली जो सीट है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, लेकिन ये सीट्स रिक्लाइन एंगल के लिए एडजस्टेबल नहीं है। ओवरऑल सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, अंदर कैबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्पेंशन जो है ये बहुत अच्छा है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फॉर द बैक सीट आप अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं एज अ शॉफर ड्रिवन कार तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। ये जो अंडर थाई सपोर्ट है ये भी मेरे ख्याल से मोर देन एवरेज है। हालांकि जो और बड़े एसयूवीज आते हैं उसमें ज़रा ज़्यादा आपको और अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये मोर देन सफिशिएंट है और मेरे ख्याल से लॉन्ग जर्नीज़ में भी आपको बहुत कंफर्टेबल रखेगा। ये जो बड़े क्वार्टर ग्लासेस हैं विंडोज़ के बाद, इसके कारण एक एयरीनेस, एक जो लाइट का एहसास है अंदर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है ये आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि आप वाकई में किसी बहुत ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठ के आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी ही प्रीमियम, बहुत ही शानदार, बड़ी ही हाई क्वालिटी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर आप इसे कंपेयर करें क्रेटा या फिर सेल्टॉस जैसी गाड़ियों से तो यहाँ पर डेफिनेटली जो फील है ये ज़्यादा प्रीमियम है। दोस्तों, BS6 नॉर्म्स आने के बाद में इंडिया में फोक्सवैगन और स्कोडा ग्रुप के जो डीजल इंजन्स थे वो आने बंद हो गए हैं, और करॉक जो है यहाँ पर भी फोक्सवैगन स्कोडा ग्रुप का नया 1.5 लीटर TSI इंजन जो कि एक टर्बोचार्ज्ड इंजन है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये इंजन अभी कुछ वक्त पहले मैंने फोक्सवैगन T-Roc में भी चलाया था, और अगर आप पावर और टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर 150 PS का पीक पावर आपको मिलता है 5000 और 6000 RPM के बीच, और पीक टॉर्क जो है वो है 250 न्यूटन मीटर्स का 1500 और 3500 RPM के बीच। अब ये जो पावर फिगर्स हैं ये अगर आप कंपेयर करें किया सेल्टॉस या फिर Hyundai क्रेटा जैसी गाड़ियों से जहाँ पर 1.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है तो उससे ज़रा ज़्यादा है। और यहाँ पर जो ओवरऑल सेटअप है ये अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है। ये जो इंजन है, ये जो ट्रांसमिशन है, ये हालांकि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ब्रिस्क लगता है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसे ज़रा ज़्यादा कंफर्ट की ओर ओरिएंट किया गया है। और जनरली जो आप फोक्सवैगन गाड़ियों में लो स्पीड पर भी राइड में एक ज़्यादा फर्मनेस देखते हैं वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी, जो एक अच्छी चीज़ है। ये एक कंफर्टेबल गाड़ी है, आप फैमिली के साथ अगर चल रहे हैं तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। स्लो स्पीड्स पर भी जो एक इनहेरेंट फर्मनेस और एक बाउंसीनेस होता है कुछ गाड़ियों के अंदर वो यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगा, और स्लो स्पीड से ही आपको एक कंफर्ट की अनुभूति होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी हैंडलिंग जो है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्टीयरिंग और जो ओवरऑल एक इन्वॉल्विंग फील आपको जनरली जर्मन कार्स के अंदर मिलता है वो यहाँ पर ज़रा कम है। स्टीयरिंग में लाइटनेस ज़रा ज़्यादा है, तो ये धीमी गति पर मनूवर करने के लिए ज़्यादा ईजी है, पार्क करने के लिए ज़्यादा ईजी है। इसकी टर्निंग रेडियस जो है वो है 5.2 मीटर्स, और इस गाड़ी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं टाइट स्पेसेस में तो जिन लोगों की हाइट कम है या जो लेडीज़ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पावर लगाना पसंद नहीं होता, जैसे डस्टर को आप देखेंगे तो डस्टर में स्टीयरिंग में आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, वैसा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो जनरली जो स्टीयरिंग है यहाँ पर ये रिलेटिवली लाइट है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। आप गाड़ी को काफ़ी क्लियरली प्लेस कर सकते हैं। जो वज़न है वो ज़रा कम है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 7 स्पीड DSG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर इसे आप इस तरह से स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं
जिसके बाद आपको ट्रांसमिशन ज़रा ज़्यादा शार्प लगेंगे और ड्राइविंग जो है वो ज़रा और ज़्यादा इन्वॉल्विंग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ रिसेंटली जो मैंने T-Roc चलाया था Volkswagen का, तो वहाँ पर मुझे ड्राइव ज़्यादा इन्वॉल्विंग लगी। स्पोर्ट मोड में डाल देने के बाद आपको स्टीयरिंग में भी ज़रा ज़्यादा भार लगेगा, स्टीयरिंग जो है ये आपको ज़्यादा अलर्ट लगेगा, ज़्यादा क्विक लगेगा। तो अगर आपको रिलेटिवली इन्वॉल्विंग फील चाहिए तो आप इसे स्पोर्ट मोड में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे इस तरह से मैनुअल मोड में डाल के सीक्वेंशली शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं, तो आप मैनुअली भी यहाँ से डाउन शिफ्ट और यहाँ से अप शिफ्ट कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इस गाड़ी का ये किसी भी तौर पर कंप्लेंट करने योग्य नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है। 0 to 100 ये गाड़ी लगभग 10 सेकेंड्स में करती है, जो कि इस तरह की बड़ी भारी गाड़ी के लिए काफ़ी क्विक है। इसके अलावा जो इसके किक डाउन्स हैं, जो इन गियर एक्सेलरेशन है, ये भी काफ़ी ब्रिस्क है। अगर डाउन शिफ्ट की हम लोग बात करें तो 1200 RPM तक ये गाड़ी वेट करती है डाउन शिफ्ट करने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि लो स्पीड्स पर भी, लो रेव्स पर भी आप इसे चलाते रहें ज़्यादा बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, तो 1200 RPM पर ये गाड़ी डाउन शिफ्ट करती है। अब यहाँ पर अगर आप टैको नीडल देखेंगे तो 6000 RPM पर ये रेड लाइन है, लेकिन अगर आप इसे मैनुअल मोड में डाल दें तो ये 6200 RPM पे जाकर के अप शिफ्ट करती है और रेड लाइन को क्रॉस करती है। फ्री रेविंग इंजन है, बिना किसी प्रॉब्लम के 6000 RPM तक रेव करता है। तो बड़ा ही रिफाइंड इंजन है, एक हल्का सा मफल्ड, बड़ा ही धीमे स्वर में आपको एक स्पोर्टी साउंड भी सुनाई देगा। आप 3500 RPM के ऊपर जाएंगे तो 1200 RPM के बाद आपको कुछ एक्सेलरेशन महसूस होता है, लेकिन इस गाड़ी का जो प्रॉपर पंच है वो आपको 2500 RPM के बाद ही महसूस होगा, जहाँ पर ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करती है। ओवरऑल अगर आप सस्पेंशन की बात करें यहाँ पर, तो ये कंफर्ट की ओर ज़्यादा ओरिएंटेड है। ये जनरली जो Volkswagen गाड़ियों के अंदर ज़्यादा फर्म और बड़े ही इन्वॉल्विंग किस्म के जो सस्पेंशन होते हैं उनसे ज़रा अलग है। यहाँ पर आपको राइड फील जो है काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी, और अगर आप फैमिली के साथ चल रहे हैं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। उतनी ज़्यादा फर्म नहीं लगेगी जितनी और Volkswagen गाड़ियाँ आपको लगती हैं। ये MQB प्लेटफॉर्म है, तो जो T-Roc है वो भी इसी प्लेटफॉर्म को शेयर करता है, लेकिन वहाँ पर आपको जो एक ड्राइव फील है, जो इन्वॉल्विंग फील है, वो ज़्यादा अच्छे से महसूस होगी। लेकिन यहाँ पर कंफर्ट, स्पेस और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी आपको कहीं ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपको फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो ऑफिशियली ARAI द्वारा सर्टिफाइड है, ये है 14.5 kmpl, और अगर आप रियल वर्ल्ड में देखने जाएंगे तो सिटी में आपको लगभग 8 to 8.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। और हाईवे पर अगर आप इसे बहुत ज़्यादा रेव करके नहीं चलाएंगे तो आपको 12-13 तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। ऑन एन एवरेज अगर आप सिटी और हाईवे का एक मिक्स देखें तो आपको 10 किलोमीटर्स पर लीटर के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। ये ज़रा बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, लेकिन ओवरऑल जो रेंज है वो 8 to 12-13 किलोमीटर्स पर लीटर की है। ओवरऑल यहाँ पर जो डायनेमिक एबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है। आपको रीएश्योरिंग, काफ़ी प्रिडिक्टेबल हैंडलिंग मिलती है। गाड़ी का जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा है, टायर्स बहुत वाइड हैं, तो आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत फास्ट भी चला रहे हैं तो गाड़ी अपनी लाइन पकड़ के चलती है घुमावों पर भी, लेकिन जो एक कनेक्टेड फील आपको मिलता है वो यहाँ पर ज़रा कम है, क्योंकि ये गाड़ी ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये एक बुरी बात नहीं है, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ये गाड़ी आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी, बहुत ही आरामदायक लगेगी। इसके अलावा इंसुलेशन भी बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है और बाहर की किसी भी तरह की आवाज़ अंदर नहीं आती है। लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए इस तरह के एक बहुत ही कंफर्टेबल सीट, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक सीट्स के साथ में अगर आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत कंफर्टेबल रखेगी। और मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो दूसरी गाड़ियां हैं यहाँ पर, अगर आप देखें सेल्टॉस या फिर MG हेक्टर को देखें या फिर टाटा हैरियर को देखें, तो उनसे ज़्यादा ये गाड़ी कंफर्टेबल है और उनसे ज़्यादा अच्छे इस गाड़ी के रोड मैनर्स हैं। दोस्तों ये एक CBU है, यानी कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, और इसी कारण इस गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। तो आप में से वो लोग जो कि एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी एक ज़्यादा प्रीमियम कार है, और ये आप में से उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने स्टेटस का भी ध्यान रखना है, कुछ अलग हटके दिखना है, और वाकई में एक बहुत ही सॉलिड बिल्ट गाड़ी चाहिए, जहाँ पर अंदर बैठते ही आपको ऐसा लगे कि आप किसी विशिष्ट गाड़ी में बैठे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप अंदर बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप एक बड़ी ही प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। वो एक स्पेशल जो फीलिंग आता है आपको एक बड़ी ही अच्छी गाड़ी में बैठ करके, वो आपको यहाँ पर आएगा। लेकिन आपको कीमत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अदा करनी होगी, और अगर आप इसे कंपेयर करें इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो ये सबसे ज़्यादा महंगी है। इनफैक्ट अगर आप इसे बड़ी गाड़ियों से भी कंपेयर करें जैसे कि हेक्टर और हैरियर, तो उनसे भी ज़्यादा ये महंगी है। ये 25 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम की कीमत के साथ आती है। और अगर आप इसे कंपेयर करें Hyundai क्रेटा या फिर Kia सेल्टॉस के साथ, तो उन गाड़ियों के टॉप मॉडल जो है 1.4 DCT वाले टॉप मॉडल्स जो हैं
वो भी 17.2 लाख से 17.4 लाख रुपीज़ तक में आपको मिलते हैं। तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पर आपको लगभग 8 लाख रुपीज़ ज़्यादा देने होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कीमत ज़्यादा अदा करनी है। लेकिन ये गाड़ी जो लोग वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हैं उनके लिए नहीं है। अगर आपको एक प्रीमियम कार चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए है। और इसके बहुत ही लिमिटेड कस्टमर्स रहेंगे, लेकिन जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदेंगे वो लोग लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों के शौकीन रहेंगे और उन लोगों को पैसे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको 4 साल की वारंटी भी मिलती है और साथ ही आपको 4 इयर्स का मेंटेनेंस पैकेज भी मिलता है, जिससे कि आप इस गाड़ी को निश्चिंत होकर के ख़रीद सकें और आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरी तरह से कवर हो सकें। अपनी तरह की अकेली गाड़ी है, मेरे ख्याल से इसे आप और किसी गाड़ी के साथ कंपेयर करना नहीं चाहेंगे। तो एक बड़ी प्रीमियम प्रॉपर एसयूवी है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही हाई क्वालिटी है। और आप में से अगर वो लोग जिन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है तो मैं ये गाड़ी रिकमेंड कर सकता हूँ। एक विशिष्ट फील आपको चाहिए तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि स्कोडा कारोक के बारे में आपके जो भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब देने की जो मैंने कोशिश करी वो सफल हो पाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को। अगर आपने सब्सक्राइब कर भी रखा है तो वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और वहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑलवेज़ वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आप तक बराबर पहुँचते रहें। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।